नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय दर्शन शास्त्र की उस गौरवशाली परंपरा की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने हजारों वर्षों से सत्य और ज्ञान की खोज के लिए मानव मन को प्रशिक्षित किया है। आज हम भारत के षड्दर्शन यानी 6 प्रमुख दार्शनिक प्रणालियों में से एक, जो तर्क, प्रमाण और सही सोच की नींव मानी जाती है, उसकी गहराइयों में उतरेंगे। आज का हमारा विषय है न्याय दर्शन। आज के इस सूचना के विस्फोट के युग में, जब हम हर तरफ से तथ्यों, विचारों और प्रचार के महासागर में घिरे हुए हैं, तब हम ये कैसे जानें कि क्या सच है और क्या झूठ? हम फेक न्यूज और भ्रामक जानकारी के इस दौर में सही और विवेकपूर्ण निर्णय कैसे लें? इन सवालों का जवाब हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही खोज लिया था, और वो जवाब हमें मिलता है महर्षि अक्षपाद गौतम द्वारा रचित न्याय दर्शन में। न्याय शब्द का अर्थ है सही तर्क या वो जो हमें एक निश्चित निष्कर्ष पर ले जाए। न्याय दर्शन केवल एक दार्शनिक विचार प्रणाली नहीं है, ये प्रमाण शास्त्र है, यानी ज्ञान के वैध स्रोतों का विज्ञान। ये तर्कशास्त्र है, यानी सही तरीके से तर्क करने की कला। ये एक तरह से हमारे मन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें ये सिखाता है कि कैसे सोचना है। ये वीडियो न्याय दर्शन का केवल एक संक्षिप्त परिचय नहीं होगा। ये एक अत्यंत विस्तृत और गहन विवेचन होगा जिसमें हम लगभग 10,000 शब्दों में इस महान दर्शन के हर एक सिद्धांत को, हर एक अवधारणा को और हर एक तर्क को परत दर परत खोलने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि ज्ञान क्या है, हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, एक वैध तर्क के घटक क्या होते हैं और हम तार्किक भ्रांतियों या धोखों को कैसे पहचान सकते हैं। ये यात्रा आपको एक अधिक स्पष्ट, तार्किक और विश्लेषणात्मक विचारक बनाने में मदद करेगी। तो चलिए, पूरी एकाग्रता के साथ हम महर्षि गौतम के इस अद्भुत और प्रासंगिक दर्शन, न्याय दर्शन के लोक में प्रवेश करते हैं। भाग 1, भूमिका, दर्शन का उद्देश्य और 16 पदार्थ। किसी भी दर्शन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि उसका अंतिम उद्देश्य क्या है। भारतीय दर्शनों का अंतिम उद्देश्य केवल बौद्धिक व्यायाम करना नहीं है, बल्कि उसका एक बहुत ही गहरा और व्यावहारिक लक्ष्य है, और वो है दुख से स्थायी मुक्ति, जिसे निःश्रेयस या अपवर्ग कहा जाता है। न्याय दर्शन भी इसी उद्देश्य से शुरू होता है। वो कहता है कि हमारे सभी दुखों का मूल कारण मिथ्या ज्ञान यानी गलतफहमी या अज्ञान है। न्याय दर्शन एक कार्य श्रृंखला प्रस्तुत करता है। मिथ्या ज्ञान से दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे कि राग, आसक्ति, द्वेष, घृणा और मोह भ्रम। इन दोषों से प्रेरित होकर हम प्रवृत्ति यानी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं। इन कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारा जन्म होता है, और जहां जन्म है वहां दुख अनिवार्य है। तो यदि हमें इस दुख के चक्र को तोड़ना है, तो हमें इसकी जड़ पर प्रहार करना होगा, और वो जड़ है मिथ्या ज्ञान। जब हम तत्व ज्ञान यानी वास्तविकता के सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है। मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने से दोष समाप्त हो जाते हैं। दोषों के समाप्त होने से कर्म करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। प्रवृत्ति के समाप्त होने से पुनर्जन्म का चक्र टूट जाता है, और जन्म के अभाव में दुख का पूरी तरह से अंत हो जाता है। यही मोक्ष है। तो वो तत्वज्ञान क्या है जिसे हमें जानना है? इस तत्वज्ञान को व्यवस्थित रूप से समझाने के लिए महर्षि गौतम अपने पूरे दर्शन को 16 मुख्य श्रेणियों या पदार्थों में विभाजित करते हैं। ये 16 पदार्थ ही न्याय दर्शन की पूरी संरचना है। ये 16 पदार्थ हैं प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान। इनमें से पहले 2, प्रमाण और प्रमेय, सबसे महत्वपूर्ण हैं। प्रमाण वे साधन हैं जिनसे हमें सच्चा ज्ञान मिलता है, और प्रमेय वे विषय हैं जिनके बारे में हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है। बाकी के 14 पदार्थ हमें तर्क करने, बहस करने और सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। हम अपनी चर्चा में इन सभी पदार्थों, विशेष रूप से प्रमाण और प्रमेय पर विस्तार से विचार करेंगे। भाग 2, ज्ञान के 4 स्रोत, प्रमाण का विस्तृत विवेचन। न्याय दर्शन का हृदय उसका प्रमाण सिद्धांत है। ये दर्शन का वो हिस्सा है जो ये जांच करता है कि हम जो कुछ भी जानते हैं, उसे जानने का हमारे पास वैध आधार क्या है। न्याय दर्शन 4 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करता है, यानी ज्ञान प्राप्त करने के 4 वैध साधन। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ है आंखों के सामने। ये वह ज्ञान है जो हमें हमारी इंद्रियों के माध्यम से सीधे प्राप्त होता है। जब मैं अपनी आंखों से एक घड़े को देखता हूं, तो मुझे ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि ये एक घड़ा है।
जब मैं अपनी त्वचा से आग की गर्मी महसूस करता हूं तो मुझे उसकी उष्णता का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय और वस्तु के सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है। यह ज्ञान अव्यक्त और निश्चित होता है। न्याय दर्शन 5 बाहरी इंद्रियों यानी आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा और एक आंतरिक इंद्रिय यानी मन को स्वीकार करता है। मन के माध्यम से हमें सुख, दुख, इच्छा और द्वेष जैसी हमारी आंतरिक अवस्थाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है, लौकिक साधारण और अलौकिक असाधारण। लौकिक प्रत्यक्ष वह है जो हमारी इंद्रियों के सामान्य कामकाज से होता है। अलौकिक प्रत्यक्ष 3 प्रकार का होता है, सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योगज। यह एक अधिक जटिल विषय है, लेकिन इसका सार यह है कि कभी कभी हम केवल एक वस्तु को देखकर उसकी पूरी जाति का या एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय के गुण का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और योगी अपने योग के बल से भूत और भविष्य की चीजों का भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का हमारे जीवन में सबसे बड़ा स्थान है। ये हमारे सभी ज्ञान का आधार है। दूसरा प्रमाण है अनुमान। अनुमान न्याय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध योगदान है। ये वो ज्ञान है जो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अप्रत्यक्ष वस्तु के बारे में होता है। ये तर्क और व्याप्ति के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है। यहां हम अपनी आंखों से पर्वत पर धुएं को देखते हैं। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। हम सीधे आग को नहीं देख सकते, लेकिन हमें अपने पिछले अनुभवों से ये ज्ञात है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग अवश्य होती है, जैसे कि रसोई में। धुएं और आग के इस अटूट और सार्वभौमिक संबंध को व्याप्ति कहा जाता है। इसी व्याप्ति के ज्ञान के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि चूंकि पर्वत पर धुआं है इसलिए वहां आग भी अवश्य होनी चाहिए। यह ज्ञान अनुमान प्रमाण से प्राप्त हुआ है। न्याय दर्शन एक वैध अनुमान के लिए 5 चरणों वाली एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया बताता है, जिसे पंचावयवी वाक्य कहा जाता है। पहला चरण है प्रतिज्ञा, यानी वह कथन जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं। पर्वत पर आग है। दूसरा चरण है हेतु, यानी उस कथन को सिद्ध करने का कारण, क्योंकि वहां धुआं है। तीसरा चरण है उदाहरण, यानी हेतु और साध्य के बीच के व्याप्ति संबंध को एक दृष्टांत के साथ दिखाना। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, जैसे कि रसोई में। चौथा चरण है उपनय, यानी उस उदाहरण को वर्तमान मामले पर लागू करना। इस पर्वत पर भी धुआं है जो आग के साथ जुड़ा हुआ है। और 5वां चरण है निगमन, यानी निष्कर्ष को फिर से स्थापित करना। इसलिए इस पर्वत पर आग है। ये 5 चरणों वाली प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि हमारा तर्क पूरी तरह से स्पष्ट, व्यवस्थित और त्रुटिहीन हो। आइए एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। एक जासूस एक हत्या के मामले की जांच कर रहा है। प्रतिज्ञा, अपराधी मिस्टर शर्मा हैं। हेतु, क्योंकि अपराध स्थल पर मिले जूतों के निशान मिस्टर शर्मा के विशेष जूतों से मेल खाते हैं। उदाहरण, जब भी किसी अपराध स्थल पर किसी व्यक्ति के विशेष जूतों के निशान मिलते हैं तो ये इस बात का प्रबल संकेत होता है कि वह व्यक्ति वहां मौजूद था, जैसा कि हमने पिछले कई मामलों में देखा है। उपनय, इस मामले में भी अपराध स्थल पर मिले निशान मिस्टर शर्मा के जूतों से मेल खाते हैं। निगमन, इसलिए ये निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत है कि अपराधी मिस्टर शर्मा हैं। अनुमान प्रमाण ही विज्ञान, चिकित्सा और हमारे सभी प्रकार के विश्लेषणात्मक विचारों का आधार है। तीसरा प्रमाण है उपमान। उपमान का अर्थ है तुलना या सादृश्य। ये वह ज्ञान है जो हमें किसी ज्ञात वस्तु के साथ किसी अज्ञात वस्तु की समानता के आधार पर प्राप्त होता है। इसका शास्त्रीय उदाहरण है गवय का। मान लीजिए कि आप शहर में रहते हैं और आपने कभी गवय, एक प्रकार का जंगली बैल या नीलगाय नहीं देखा है। आपका एक दोस्त जो जंगल से आया है वो आपको बताता है गवय गाय जैसा ही होता है। अब जब आप भविष्य में कभी जंगल जाते हैं और आप एक ऐसे जानवर को देखते हैं जो गाय जैसा दिखता है लेकिन पूरी तरह से गाय नहीं है, तो आपको अपने दोस्त का वाक्य याद आता है और आप ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जानवर ही गवय है। ये ज्ञान आपको न तो प्रत्यक्ष से मिला, क्योंकि आपने पहले कभी गवय नहीं देखा था, और न ही अनुमान से। ये ज्ञान आपको सादृश्य या उपमान प्रमाण से मिला। आज के जीवन में हम हर समय उपमान का उपयोग करते हैं। जब हम किसी को समझाते हैं कि एक स्मार्टफोन एक छोटे कंप्यूटर जैसा होता है या क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऑनलाइन किराए के हार्ड ड्राइव की तरह है, तो हम उपमान का ही उपयोग कर रहे होते हैं।
यह हमें अज्ञात को ज्ञात के माध्यम से समझने में मदद करता है। चौथा प्रमाण है शब्द। शब्द प्रमाण वह ज्ञान है जो हमें एक आप्त या विश्वसनीय स्रोत के वचनों से प्राप्त होता है। आप्त वो व्यक्ति या ग्रंथ है जो उस विषय का ज्ञाता है, जो सत्य बोलता है और जो हमें धोखा देने का कोई इरादा नहीं रखता। हमारे जीवन का अधिकांश ज्ञान शब्द प्रमाण पर ही आधारित है। हमें ये ज्ञान कि दिल्ली भारत की राजधानी है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये हमें किसी विश्वसनीय शिक्षक, किताब या समाचार स्रोत से ही मिला है। हमने इन सभी तथ्यों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन नहीं किया है। हम उस स्रोत की विश्वसनीयता पर भरोसा करते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार वेदों को भी एक आप्त वचन यानी ईश्वर का वचन माना जाता है और इसलिए वे आध्यात्मिक और पारलौकिक विषयों के लिए एक वैध शब्द प्रमाण हैं। ये चार प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द मिलकर हमारे ज्ञान की पूरी संरचना का निर्माण करते हैं। न्याय दर्शन हमें इन प्रमाणों का सही तरीके से उपयोग करना सिखाता है ताकि हम मिथ्या ज्ञान से बचकर तत्वज्ञान की ओर बढ़ सकें। भाग 3 ज्ञान के 12 विषय, प्रमेय का विस्तृत विवेचन। यदि प्रमाण ज्ञान के साधन हैं तो प्रमेय ज्ञान के विषय हैं। प्रमेय वे वस्तुएं हैं जिनका सच्चा ज्ञान प्राप्त करना मोक्ष के लिए आवश्यक है। न्याय सूत्र में 12 प्रकार के प्रमेयों की सूची दी गई है। पहला प्रमेय है आत्मा। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा एक शाश्वत, सर्वव्यापी और चैतन्य युक्त द्रव्य है। यह शरीर, इंद्रियों और मन से अलग है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और ज्ञान ये सब आत्मा के गुण हैं जो मन और इंद्रियों के संपर्क में आने पर प्रकट होते हैं। आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना मोक्ष की पहली सीढ़ी है। दूसरा प्रमेय है शरीर। शरीर आत्मा का वाहन है, वह माध्यम है जिससे आत्मा संसार का अनुभव करती है। शरीर नश्वर और भौतिक है। शरीर को आत्मा समझने की गलती ही सबसे बड़ा मिथ्या ज्ञान है। तीसरा प्रमेय है इंद्रिय। इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। 5 बाहरी इंद्रियां और एक आंतरिक इंद्रिय, मन, हमें बाहरी और आंतरिक दुनिया से जोड़ती हैं। चौथा प्रमेय है अर्थ। अर्थ का मतलब है इंद्रियों के विषय यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। पांचवा प्रमेय है बुद्धि। बुद्धि या ज्ञान आत्मा का एक गुण है जो उसे वस्तुओं का बोध कराता है। छठा प्रमेय है मन। मन एक आंतरिक इंद्रिय है जो बहुत तेज गति से काम करता है। ये एक समय में केवल एक ही इंद्रिय से जुड़ सकता है, इसीलिए हम एक ही समय में कई चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते। सातवां प्रमेय है प्रवृत्ति। यह कर्म करने की वह क्रिया है जो राग और द्वेष जैसे दोषों से उत्पन्न होती है। आठवां प्रमेय है दोष। ये वे मानसिक अशुद्धियां हैं जैसे राग, द्वेष और मोह जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें बंधन में डालती हैं। नवा प्रमेय है प्रेत्यभाव। इसका अर्थ है पुनर्जन्म या आवागमन। यह कर्मों के फल को भोगने के लिए आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का चक्र है। 10वां प्रमेय है फल। यह हमारे कर्मों का परिणाम है जो सुख या दुख के रूप में हमें प्राप्त होता है। 11वां प्रमेय है दुख। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की, दुख जीवन की एक मौलिक समस्या है जिसे दूर करना है। और 12वां प्रमेय है अपवर्ग। ये मोक्ष की अवस्था है, दुख का पूर्ण और स्थायी अभाव। इन 12 प्रमेयों का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने से, यानी ये समझने से कि आत्मा शरीर और मन से अलग है और ये सारा संसार एक कारण कार्य श्रृंखला में बधा हुआ है, व्यक्ति का मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है और वो मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। भाग 4 तर्क और वाद विवाद की कला। न्याय दर्शन केवल एक तत्वमीमांसा नहीं है, ये एक बहुत ही व्यावहारिक तर्कशास्त्र भी है। इसके अंतिम 14 पदार्थ हमें ये सिखाते हैं कि कैसे एक व्यवस्थित और तार्किक बहस की जाए ताकि सत्य का निर्धारण हो सके। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ हैं। संशय। संशय का अर्थ है संदेह। ये किसी भी तार्किक जांच का प्रारंभिक बिंदु है। जब हमें किसी विषय में संदेह होता है तभी हम उसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। तर्क। तर्क एक प्रकार की अप्रत्यक्ष तर्कणा है। इसमें हम किसी निष्कर्ष को सीधे सिद्ध करने के बजाय उसके विपरीत निष्कर्ष की असंभवता को दिखाकर अपने निष्कर्ष को पुष्ट करते हैं। वाद, जल्प और वितंडा। न्याय दर्शन 3 प्रकार की बहसों के बीच अंतर करता है। वाद एक रचनात्मक और ईमानदार बहस है जो गुरु और शिष्य के बीच या दो सत्य के खोजियों के बीच होती है।
इसका एकमात्र उद्देश्य सत्य का निर्धारण करना होता है। जल्प एक ऐसी बहस है जिसका उद्देश्य केवल जीतना होता है, चाहे किसी भी तरीके से। इसमें जीतने के लिए सही और गलत दोनों प्रकार के तर्कों का उपयोग किया जाता है। आज की राजनीतिक और टीवी बहसों में हमें अक्सर जल्प का ही रूप देखने को मिलता है। वितंडा एक और भी निम्न स्तर की बहस है। इसमें एक पक्ष केवल दूसरे पक्ष के तर्कों को काटने का प्रयास करता है, लेकिन वो अपने किसी भी पक्ष को स्थापित नहीं करता। इसका उद्देश्य केवल विनाशकारी आलोचना करना होता है। हेत्वाभास ये न्याय दर्शन का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हेत्वाभास का अर्थ है हेतु का आभास, यानी एक ऐसा कारण जो वैध प्रतीत तो होता है लेकिन वास्तव में वो वैध नहीं होता। ये तार्किक भ्रांतियों या फैलेसीज का एक विस्तृत विश्लेषण है। न्याय दर्शन 5 मुख्य प्रकार के हेत्वाभासों का वर्णन करता है। उदाहरण के लिए एक हेत्वाभास है विरुद्ध, जिसमें दिया गया कारण निष्कर्ष का खंडन करता है। जैसे कि ये कहना ध्वनि शाश्वत है क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ उत्पत्ति होना शाश्वत होने का नहीं बल्कि अनित्य होने का गुण है। इन हेत्वाभासों का ज्ञान हमें न केवल अपने तर्कों को मजबूत बनाने में मदद करता है, बल्कि ये हमें दूसरों के तर्कों में छिपी हुई कमजोरियों और धोखों को पहचानने में भी सक्षम बनाता है। अंतिम अध्याय, निष्कर्ष और न्याय दर्शन की आधुनिक प्रासंगिकता। तो दोस्तों, ये थी महर्षि गौतम के न्याय दर्शन की एक बहुत ही विस्तृत और गहन यात्रा। हमने देखा कि कैसे न्याय दर्शन का अंतिम लक्ष्य दुखों से मुक्ति है और उस मुक्ति का मार्ग है तत्वज्ञान। हमने उस तत्वज्ञान को प्राप्त करने के 4 शक्तिशाली साधनों यानी 4 प्रमाणों प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द का विस्तृत विश्लेषण किया। हमने उन 12 प्रमेयों को जाना जिनका सच्चा ज्ञान मोक्ष के लिए आवश्यक है, और हमने तर्क और वाद विवाद की उस कला को समझा जो हमें सत्य तक पहुंचने में मदद करती है। तो आज के इस आधुनिक वैज्ञानिक और सूचना क्रांति के युग में इस प्राचीन भारतीय तर्कशास्त्र की क्या प्रासंगिकता है? इसकी प्रासंगिकता आज पहले से कहीं अधिक है। न्याय दर्शन हमें वो सबसे महत्वपूर्ण कौशल सिखाता है जिसकी आज हमें सबसे अधिक आवश्यकता है, और वो है आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग। ये हमें सिखाता है कि किसी भी जानकारी को आंख बंद करके स्वीकार न करें, उसे प्रमाण की कसौटी पर परखें। क्या ये जानकारी प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है? क्या ये एक वैध अनुमान का परिणाम है? क्या ये एक विश्वसनीय स्रोत से आई है? ये हमें हमारे अपने विचारों में और दूसरों के तर्कों में छिपे हुए पूर्वाग्रहों और तार्किक भ्रांतियों यानी हेत्वाभासों को पहचानने में मदद करता है। आज के फेक न्यूज और प्रचार के युग में ये क्षमता एक अमूल्य उपहार है। न्याय दर्शन की व्यवस्थित और चरण दर चरण तर्क पद्धति किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान हो, कानून हो, व्यवसाय हो या हमारा दैनिक जीवन हो, स्पष्ट और प्रभावी निर्णय लेने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करती है। संक्षेप में, न्याय दर्शन हमें केवल ये नहीं सिखाता कि क्या सोचना है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि कैसे सोचना है। ये हमें एक अनुशासित, तार्किक और विवेकपूर्ण मन विकसित करने का मार्ग दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों के कोहरे को हटाकर ज्ञान के स्पष्ट प्रकाश तक पहुंच सकते हैं। इस ज्ञान को केवल एक बौद्धिक अभ्यास के रूप में न लें, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हर जानकारी को स्वीकार करने से पहले उसे प्रमाण की कसौटी पर परखें। अपने स्वयं के विश्वासों का विश्लेषण करें। दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक और तर्कसंगत रूप से बहस करना सीखें। एक स्पष्ट और तार्किक विचारक बनें। यही न्याय दर्शन का शाश्वत और सार्वभौमिक संदेश है। इस गहन और बौद्धिक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।